नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भागलपुर और गया में सोनिया गांधी की चुनावी रैली। कहा, बिहार चुनाव तय करेगा देश की दिशा। बीजेपी ने विकास के नाम पर मांगा वोट। दादरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गृह राज्य मंत्री ने कहा, रिपोर्ट आने पर होगी उचित कार्रवाई। पीड़ितों को 20 लाख रुपए का मुआवजा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन। दिल्ली समेत कई राज्यों में जरूरी सामानों की किल्लत। अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। नेपाल के आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को भारत ने किया खारिज। कहा, विरोध प्रदर्शन की वजह से आवाजाही बाधित। नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू। और पाकिस्तान से 65 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 12 नौकाएं भी जब्त। समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप। आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। ट्रक ऑपरेटरों की बेमियादी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। ट्रक ऑपरेटर्स ने आज दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। टोल टैक्स के विरोध में हो रही इस हड़ताल का अब असर भी दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में रोजमर्रा के सामान की किल्लत होने लगी है, जिसके चलते जरूरी सामान की कीमतें अब बढ़ सकती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में ये धरना है ट्रांसपोर्टर संगठनों का। इनका कहना है कि वे सरकार से टोल बैरियर हटाने और टीडीएस खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी। हमने उनको फिर एक बार वो किया, आग्रह किया कि आप इसके बारे में सीरियसली सोचिए, वरना इसका जो अंजाम है, जो एक आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी जिम्मेवार भारत सरकार है, हम लोग नहीं है। 1 अक्टूबर से ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की अगुवाई में ट्रक और बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। इसके चलते 87 लाख ट्रक और 20 लाख बसों के पहिए थम गए हैं। ट्रक हड़ताल का तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में व्यापक असर दिख रहा है। 4000 एसोसिएशन इस वक्त पूरे देश भर में चक्का जाम में हिस्सा ले रही हैं। टोल का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें हमें भी अच्छी चाहिए। हमारा सिर्फ विरोध है उसके लेने के तरीके से, उस व्यवस्था से, जहाँ पर कि जो हम टोल दे रहे हैं वो पूरी तरह से सरकार के पास जमा नहीं हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें हड़ताल से रोजाना 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार को रोज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो रहा है। हमारी ट्रेड को लगभग 4000 करोड़ का डेली नुकसान है और सरकार को तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उनका डीजल नहीं बिकेगा, टोल का रेवेन्यू नहीं आएगा उस दिन का, और साथ साथ जो उनको एक्साइज ड्यूटी मिलती, क्योंकि लोडिंग नहीं होगी तो एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी। दूध, सब्जियों और दवाइयों समेत दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति को हड़ताल से अलग रखा गया है, लेकिन ढुलाई पर सीधा असर पड़ने से रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई में कमी हो गई है। लेकिन सरकार टोल प्लाजा हटाने की मांग को खारिज कर चुकी है और दिसंबर तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू करने का वादा किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इस हड़ताल की बड़ी वजह क्या है? सरकार के साथ बातचीत हो रही है या फिर सरकार ने अब तक कोई न्योता नहीं दिया है? क्या आगे का रास्ता होगा? बातचीत करने के हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष भीम वाधवा साहब। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि तीसरा दिन, अब तक सरकार की ओर से कोई बातचीत आप लोगों के डेलीगेशन के साथ, या फिर अभी तक कोई भी बातचीत, कोई संकेत? 3 दिन पहले हमारी परिवहन मंत्री जी से बात हुई, लेकिन बात वही थी, वो अपने रवैये पे अड़े हुए थे कि हम टोल बैरियर नहीं हटाएंगे। हमारी जो मांग है वो मांग थी टोल बैरियर मुक्त भारत की, जिसके अंदर जो उनको सरकारी आंकड़ों से रेवेन्यू आता है, हम रेवेन्यू के अगेंस्ट नहीं है, हम उनको पूरा रेवेन्यू देना चाहते थे। उन्होंने 14,157 करोड़ रुपए की फिगर दी। हमने उनसे एक सवाल पूछा कि आप 14,157 करोड़ रुपए को वसूल करने के लिए 88,000 करोड़ रुपए का जो आप ही की स्टेटमेंट है लोकसभा के अंदर कि लोगों का समय, डीजल और पेट्रोल वेस्ट होता है ड्यूरिंग टोल के दौरान जो जाम लगते हैं, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके कुछ कारण क्या है? और उसके बाद जो पैसा हम सरकार को देते हैं टोल के रूप में, आज मैं समझता हूँ जब सही आंकड़े हमारे पास आए
तो उन आंकड़ों में से 15% की उसकी वहाँ पर रिकवरी शो हो रही है। जो 85% पैसा है वो टोल आखिर जाता कहाँ है, उसके कौन कौन जिम्मेदार हैं, हमने कहा इनकी जांच कराई जाए। और उसके बाद जो ये अवैध पैसा है, ये आखिर पैसा है कहाँ। आज एक आम जनता की जेब से और हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है, तो पैसे का आखिर हिसाब, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है। लेकिन भीम साहब, सरकार ये कह रही है कि हम अगले कुछ महीनों के अंदर, मैं कहूँ एक समय सीमा ज़रूर नहीं, लेकिन 2-3 महीने का एक शायद वक्त सरकार चाह रही है, उसके बाद वो कह रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे पूरा सिस्टम, जहाँ पर जाम नहीं लगेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, और जो कि एक लीकेज है, करप्शन यहाँ पर हो रहा है, वो भी शायद दुरुस्त हो जाएगा। सर ऐसा है कि सरकार का जो तरीका है काम करने का, जो उनकी बातें हैं, ये राजनीतिक बयान होते हैं। आज तक इसको कोई भी चीज़, ये पिछले 6 सालों से ये बात चल रही है। 2 सरकारें चली गई, तीसरी ये सरकार आई। पहली सरकारें भी यही कहती थी। पहली सरकारें भी यही कहती। 6 साल पहले भी एक टोल कमेटी बनी थी जिसके अंदर कभी मीटिंग नहीं हुई उसकी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति और नीयत है वो क्यों नहीं बदल रही। आखिर जो पैसा हम लोगों की जेब में से जा रहा है, उस पैसा का हिसाब कौन देगा। हम आज इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जितना रेवेन्यू है, जो टोल के डाटा उनके पास है, उन्हीं की रिपोर्ट है कि ये डाटा टोटल समस्त भारत का है, 14,157 करोड़ रुपया, जिसके अंदर 28% आप लोग आम आदमी या बसेज आती हैं, 72% कमर्शियल व्हीकल के जिम्मे आता है। हम 72% टोल भी और 28% बसेस और आम आदमी का भी टोल हम अपने से अफरेंट देना चाहते हैं। वो सरकार क्यों नहीं लेना चाहती, ये बात हमारी समझ से बाहर है। यानी आप सरकार को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि जो पैसा टोल के जरिए आ रहा है वो आप हमसे ले लीजिए, समस्त व्हीकल से, हाँ, वो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स देने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन टोल खत्म होनी चाहिए। टोल बैरियर जो नाके हैं वो खत्म होने चाहिए। कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है कि शायद ट्रांसपोर्टर टोल नहीं देना चाहता, लेकिन हम तो आम पब्लिक का भी टोल देना चाहते हैं, इसलिए कि जो ये यहाँ पर अवैध या करप्शन के हब बने हुए हैं, ये ख़त्म हो और हमें अपने भारत के अंदर एक अच्छे तरीके से एक सुविधा मिले, आने जाने की सुविधा हो, जिससे कि आज हमारा पेट्रोल डीजल वक्त बचे और उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो वाइब्रेंट, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। और हम देश के एक अच्छे नागरिक की तरह हम भी ये चाहते हैं कि रोड अच्छे हों, फ्लाईओवर बने, लेकिन सरकार को जो उस पैसे की ज़रूरत है, आज 6 रुपये पर लीटर का सेस लिया जाता है, जिसमें हम लोग भी भागीदार हैं, आप लोग भी भागीदार हैं, आम पब्लिक भी। आज जो 6,000 उसको 55,000 करोड़ रुपये साल को उसका रेवेन्यू आता है, 15,000 रुपये हम दे रहे हैं, जो उन्होंने 14,157 करोड़ रुपये कहा। हम कहते हैं हमारे से 1 साल का एडवांस ले लीजिए, हमारी एक नीति बना दीजिए, एक मॉडलिटी तय कर दीजिए, टोल लेने का तरीका बदलिए। लेकिन सरकार को मुझे ये समझ में नहीं आती। क्या एक बड़ी वजह भीम साहब ये है, जो आप लोगों का ये कदम है, जो आप डिमांड कर रहे हैं कि टोल के नाम पर जो आप टोल पे कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा करप्शन के थ्रू आप लोगों से वसूला जाता है। यस, ये हमारी मांग है और ये बिल्कुल, इसके अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, इसकी ड्यू डिलिजेंसी कराई जाए सारी, तो शायद सरकार के पास सारे आंकड़े आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सरकार का रुख है, अगला रुख आप लोगों को क्या होगा? इस हड़ताल को आगे स्ट्रेच करेंगे या फिर कोई और विकल्प? नहीं, हमारा आज भी हमारी भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं विजय शिवट जी, उनसे मुलाकात हुई। पॉजिटिव में हमने कहा भी आप इसका कोई हल ढूंढिए, क्योंकि अगर इसको हल को नहीं ढूंढेंगे तो ये करप्शन हब चलते रहेंगे और कुछ प्राइवेट पॉकेट के अंदर जो हमारा पैसा जा रहा है वो अब हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा व्यवसाय अब अलाउ नहीं करता, हमारा ट्रकर उस पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक अमाउंट इतनी बढ़ गई है। आज 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर का टोल हो गया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी गोल्डन वो बन रही हैं सड़कें। चलिए भीम से आपने जो सब बातें रखी, जो पॉइंट्स रखे हैं, वो वैलिड दिखते हैं और सरकार को तय करना हो कितने जल्दी उस पर वो अमल में लाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। Varanasi, the spiritual capital of India.
Amid this cultural wealth, the Banaras Hindu University, a prided symbol of nationalist education. As the Banaras Hindu University turns 100, we bring you precious insights into the evolution and growth of a landmark institution. Only on Rajya Sabha TV. और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव अब जोरों पर है और महागठबंधन में हुए समझौते के अंतर्गत 41 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी आज प्रचार का बिगुल फूंका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सूबे के भागलपुर और गया जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सोनिया ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा और नीतियों पर जमकर प्रहार किया। भाइयों और बहनों, इस हार्दिक स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने भागलपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित किया। आरोपों की बौछार केंद्र सरकार पर थी तो निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भागलपुर से शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के तमाम वादों को खोखला करार देते हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए। सोनिया गांधी के निशाने पर बिहार को मिला विशेष पैकेज भी रहा, जबकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने कड़ी आलोचना की। कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को छोड़कर आज देश में बहुत परेशान हैं। उन्होंने बिहार के लिए एक ऐसे पैकेज की घोषणा की है जो असलियत कम है, होकर ज्यादा है। भागलपुर के बाद सोनिया गांधी ने गया में भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम वादों को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई पर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। लेकिन क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या अभी तक इसमें से एक भी वादा पूरा किया गया? बिल्कुल नहीं। विदेशी जमीन पर अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का मुद्दा भी सोनिया गांधी के भाषण में शुमार रहा। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपीए कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन को जिताने की जनता से गुजारिश की। बिहार के विकास के लिए संघर्ष करने वाली सरकार बनाए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सोनिया गांधी की बिहार में ये पहली जनसभाएं थीं। आने वाले कुछ दिनों में सोनिया गांधी सूबे के अलग अलग इलाकों में कई रैलियों को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी ने अपने प्रचार को रफ्तार दे दी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब प्रचार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सूबे में रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। और इस मौके पर जहां दोनों आला नेताओं ने बिहार की तरक्की के लिए बदलाव की अपील की, वहीं महागठबंधन की आलोचना भी की। बिहार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने बिहार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज औरंगाबाद में रैली करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहाली के लिए महागठबंधन में शामिल पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कि बिहार के कायापलट के लिए इस बार एनडीए को चाबी थमाएं। हम लोगों ने वादा किया है 7 वर्षों के अंदर यानी 2022 आते आते हिंदुस्तान में एक भी गरीब की भी झोपड़ी शेष नहीं बचेगी, जहां पर कम से कम एक बिजली का बल्ब न चमकने लगे और जहां पर एक अदर कम से कम पंखा भी न चलने लगे, ऐसा एक भी घर नहीं बचे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बनाने का कोई वैचारिक आधार नहीं है और ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बना है, लिहाजा ये गठबंधन लंबा नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूर्णिया रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इस बार सीमांचल की जनता बिहार की तकदीर का फैसला करे। कि हम चाहते हैं
कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने वाली है, मगर ये सरकार सीमांचल के विधायक बनाए, इसलिए इस बार सीमांचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालनी है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के गौरवशाली अतीत को जेडीयू और आरजेडी ने खस्ताहाल कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। प्रचार की रणनीति के लिहाज से बीजेपी ने बिहार को 12 जोन में बांटा है और हर जोन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई है। बीजेपी हर जिले में अभी से रैली करने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभात दादरी हिंसा की, जहां पर इस मामले में पुलिस ने आज दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दादरी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने दादरी मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वो ज्यादा राजनीति हो गई इस मामले में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग रिपोर्ट मांगेंगे और क्या करना है करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी दादरी घटना पर शोक जताया है। मृतक अखलाक का एक बेटा वायुसेना में है। We are already in touch. People, senior level officers are in touch with the family. This air warrior who has been adversely affected. Whatever protection is required, we are giving it to him. They're trying to move into some Air Force area, which we are giving him. So we are with him all the time. Our people are there to assist the family. इधर शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने शनिवार को दादरी हिंसा के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के दादरी हिंसा की जांच शुरू करने की भी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के करीब से आज 65 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनकी 12 नौकाओं को भी जब्त कर लिया। भारतीय मछुआरों पर समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार मछुआरों में ज़्यादातर ओखा और पोरबंदर के। इससे पहले अप्रैल में पाकिस्तान ने 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। उनकी 8 नावों को भी जब्त किया गया था, जबकि मार्च में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के जाको बंदरगाह के करीब 48 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और 8 नौकाओं को जब्त किया था। भारत ने नेपाल के कथित आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। काउंसलर जनरल के मुताबिक नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के चलते वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। इस बीच नेपाल में नए संविधान के तहत नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन की वजह से दिनों दिन संकट गहराता जा रहा है। वाहनों की आवाजाही भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी सामानों की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नए संविधान से नाराज मधेसियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बीरगंज, ककरवित्ता, विराटनगर, भैरवा और नेपालगंज जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग बंद हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम उत्पादों समेत दूसरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो रही है। नेपाल पुलिस हम लोग बोला कि पहले हमारे गाड़ी को छोड़ेंगे तब यहाँ से आपको छोड़ने देंगे, और प्लस खाने पीने की भी दिक्कत है। किसी ने मोबाइल बेचा है, किसी ने टायर बेच के चले गए। इधर भारत ने नेपाल के कथित आर्थिक प्रतिबंधों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कॉन्सुलेट जनरल अंजू राजन के मुताबिक बंदी की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित हुई है। हम भी यही कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कोई ब्लॉकेड नहीं किया है। हमें कोई ऐसा बताया नहीं गया कि हम लोग ने ब्लॉकेड किया है। ये नेपाल में दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। भारत सरकार अगर ब्लॉकेड करती तो दूसरे बॉर्डर से सामान नहीं जा रहा होता। ये मदेशियों का प्रोटेस्ट है, जहाँ पे वो लोग अपना मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने सप्लाई लाइन को काटा हुआ है। इस बीच नेपाल में नए संविधान के तहत नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया हफ्ते भर में पूरी होगी। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने शुक्रवार को शुरू हुए संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामवरण यादव से मुलाकात की और नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। नए प्रधानमंत्री की दौड़ में केपीएस ओली सबसे आगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात आपकी आवाज़ की, जहां हर बार एक नया शख्स बनाता है सिटीजन रिपोर्टर, जो निभाता है अपनी जिम्मेदारी और सिस्टम की खामियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है।
जी, हम बात कर रहे हैं आपकी आवाज़, खबर उन मुद्दों की जिनका सरोकार है आपसे। यहाँ कोई भी बन सकता है सज्जन रिपोर्टर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से हमारे सर्जन जर्नलिस्ट अरविंद पांडे, जो बता रहे हैं कि कैसे सरकारी मशीनरी की सुस्त रफ्तार सरकारी खजाने और जनता दोनों पर भारी पड़ रही है। मेरा नाम अरविंद पांडे है। इस वक्त हम खड़े हैं विकासखंड परसपुर के सालपुर धौताल में, जहां का ये हिस्सा उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी सरयू नहर परियोजना का है, जिसका मकसद पूर्वांचल के 8 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करना था। अधिकारियों का दावा है कि 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन हाल यही लगता है और दावों हकीकत में काफी फासला है। इस बारे में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो कोई भी कैमरे के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। इससे यही लगता है कि इस नहर पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए बंदरबाट कर लिए गए, लेकिन आज तक इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी हाँ, करीब 38 साल और हाल अब भी जस का तस। 78 करोड़ का बजट था, जो बढ़कर अब 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। प्रोजेक्ट का मकसद उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 12 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की खेती के लिए पानी मुहैया कराना था, लेकिन सिंचाई की हसरत अभी तक जस की तस। आज भी किसानों का यही सवाल है कि उन्हें सरयू नहर में पानी कब देखने को मिलेगा। सरयू नहर परियोजना 1977-78 में किसानों को सिंचाई की सहूलियत देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन 38 साल बाद भी ये पूरी नहीं हो पाई है। बाढ़ के वक्त नहर में पानी भर जाता है, पर जब सिंचाई की जरूरत होती है तो नहर सूखी रहती है। बरसों पानी की आस देखने के बाद अब किसानों को अपनी जमीन गंवाने का मलाल है। क्या सरयू नहर बनाई गई थी, जिससे किसानों के लिए बनाई गई थी कि जिसपे पानी आए और किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मिल सके, लेकिन आज तक ये जैसे जथा स्थिति वहीं पर बरकरार है। इस पर कोई आगे कार्यक्रम नहीं किया गया। बचपना में यहाँ हमारे सबके खुदाई हुई, जब से आज तक कोई पानी इसमें नहीं आया है और अभी अधूरा काम यहाँ पर पड़ा ही है। सिंचाई के लिए अन्य विकल्पों के इस्तेमाल की वजह से किसानों के लिए एक तरफ खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ नहर का काम भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन इसकी लागत में बार बार इजाफा होता रहा है। हालांकि शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत 78 करोड़ 64 लाख रुपए थी और योजना को 10 साल में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 1984 में योजना की लागत बढ़ाकर 222 करोड़ रुपए, फिर 1985 में 696 करोड़ हो गई। बार बार प्रोजेक्ट टलने से बजट बढ़ता गया। 1998 में एक बार फिर से योजना में जान फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन बजट बढ़कर 2,810 करोड़ रुपए हो गया। आखिरी बार परियोजना का बजट 2008 में बढ़ाया गया और लागत 93 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 7,270 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई। लगभग 4 दशकों से अधूरी पड़ी ये नहर बेमतलब साबित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग विभाग ने मार्च 2016 तक नहर पूरा करने का लक्ष्य दिया है, लेकिन काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए किसानों को ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। तो आपने देखा गोंडा में सरयू नहर परियोजना 38 साल से इंतजार में है कि पूरी कब होगी। बजट जो लाखों करोड़ों में था अब अरबों तक पहुंच चुका है। और हाल क्या है इसका आपने देखा, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये भी आप समझ चुके होंगे। और अगर ऐसी ही कोई खबर या समस्या आपके इलाके में है, आपके आस पड़ोस में है, तो आप हमारे लिए उस खबर को भेज सकते हैं सर्जन रिपोर्टर बनकर। और हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in।
तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।